तो आप इसको ध्यान से समझें, पढ़ें। ये टॉपिक बहुत सिंपल सा होता है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। Now in this lecture we are going to discuss the process of glycolysis. इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में रेस्पिरेशन का थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस करें। दिस इज प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस का पहला स्टेप होता है, जिसमें कि हम लोग ग्लूकोज को, ये अभी हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ग्लूकोज को हम लोग या तो स्टार्च से या ग्लाइकोजन से या लैक्टोज से या सुक्रोज से किसी भी तरीके से ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये ग्लूकोज जो होता है ये यूज़ होता है एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एंड द ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, whether it is aerobic respiration or it is anaerobic respiration। ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये श्वसन की प्रक्रिया का पहला चरण है। वो चाहे वायु श्वसन हो रहा हो जिसमें ऑक्सीजन उपलब्ध है, या अवायु श्वसन हो रहा हो जिसमें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, दोनों कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस कॉमन होती है और ये शुरू होती है ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज हम डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से ऑब्टेन कर लेते हैं, मिल जाता है हमको। हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो ग्लाइकोलिसिस को जब क्रैमिंग करते हैं तो उसमें हम चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि रटने की कोशिश करते हैं। इट इज़ बेटर कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, हम उसकी केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें। ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, पर जब हम रटने की कोशिश करते हैं तभी हमको ये डिफ़िकल्ट लगने लगता है। ये प्रोसेस जो थी ग्लाइकोलिसिस की, इसको एमडन, मेयरहॉफ और पार्नास ने रिपोर्ट किया था, इसलिए इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है। E फॉर एमडन, M फॉर मेयरहॉफ एंड P फॉर पार्नास। तो एमडन, मेयरहॉफ, पार्नास पाथवे भी इसको कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो है इसमें हम लोग ग्लूकोज से शुरू करके पार्विक एसिड तक आते हैं, और ये पूरी प्रोसेस जो होती है इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम इनिशिएट करते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं, देन इट इज़ अ केमिकल विच इज ऑफ C6 नेचर, मीन्स देयर आर 6 कार्बन एटम्स। इस स्टेप से लेके इस स्टेप तक, स्टेप नंबर 1, 2, 3 में जो केमिकल्स हैं ये सारे के सारे केमिकल्स C6 नेचर के हैं, यानी चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, दोनों में ही कार्बन का नंबर 6 होता है। इस 6 नंबर के कार्बन के मॉलिक्यूल को हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जब 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं तो क्या होता है कि अब C3 के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, पर चूंकि C6 को 2 टुकड़ों में तोड़ा है तो C6 जो था वो तो सिंगल मॉलिक्यूल था, मगर अब जो टुकड़े बन के तैयार हुए हैं ये C3 के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अब इसके बाद, इस स्टेप के बाद की जो प्रोसेसेस होती हैं, यहाँ मॉलिक्यूल नंबर हमेशा डबल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल जो केमिकल नेचर होगा वो C3 होगा, यानी 3 कार्बन होंगे मगर मॉलिक्यूल्स का नंबर डबल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी स्टार्ट विद द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पार्विक एसिड। नाउ in the beginning of the process, this glucose is converted in the form of the glucose 6-phosphate by utilization of 1 molecule of ATP। हम ATP को लेकर के उसका एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देते हैं, and then the chemical which has been formed is glucose 6-phosphate, and the phosphate which has been used in the process of formation of the glucose 6-phosphate is obtained by ATP, means we get a phosphate from the ATP and along with the energy, and the glucose is being converted in the form of the glucose 6-phosphate। एंजाइम्स यहाँ पर जो होते हैं वो ग्लूकोकाइनेज कहते हैं, उनको काइनेज कह दीजिए। तो ये ग्लूकोकाइनेज या काइनेज एंजाइम जो है, इसमें मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो था ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6-phosphate में। इसके बाद क्या होता है कि हम इसका आइसोमर बनाए। यू नो दैट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द आइसोमर्स। एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं बाय हेल्प ऑफ द एंजाइम आइसोमरेज इन द फॉर्म ऑफ द फ्रक्टोज, एंड द केमिकल इज नाउ नेम्ड एज फ्रक्टोज 6-phosphate। ये भी 6 कार्बन एटम का केमिकल था, ये भी 6 कार्बन एटम का केमिकल है। यहाँ भी एक मॉलिक्यूल था, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल है।
इसमें कोई खास बात नहीं। ये फ्रक्टोज जो है, दिस फ्रक्टोज अगेन रिसीव्स एन फॉस्फेट फ्रॉम द ATP एंड देन इट फॉर्म्स फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट। आप इसे बाइफॉस्फेट कहें या डाइफॉस्फेट कहें। सो बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ द ATP, the fructose 6-phosphate is converted in the form of fructose 1,6-diphosphate. Now, enzyme aldolase is being used, and this fructose 1,6-diphosphate is being splitted in two molecules of C3 nature. One of the molecule is called as 3-phosphoglyceraldehyde, and other molecule is डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी C3 नेचर का है और ये भी C3 नेचर का है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 हो गए। अभी तक 1 चल रहा था, मॉलिक्यूल 2 हो गए, मगर कार्बन एटम जो थे वो 6 थे, वो घट के 3 रह गए। सो नाउ वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3 नेचर, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर 3-phosphoglyceraldehyde and dihydroxy acetone phosphate, and this dihydroxy acetone phosphate is converted because both of the chemicals are interconvertible, so this chemical is being converted in the form of the 3-phosphoglyceraldehyde. This is splitting of the fructose molecule, यानी fructose 1,6 डाइफॉस्फेट जो था ये 2 टुकड़ों में टूट गया, स्प्लिटिंग हो गई उसकी, और हमको 2 मॉलिक्यूल मिल गए 3-phosphoglyceraldehyde के, क्योंकि ये जो केमिकल बना ये भी इसी में कन्वर्ट हो गया। Now we have 2 molecules of 3-phosphoglyceraldehyde. At this level, we add 2 molecules of the phosphoric acid. H3PO4 के 2 molecules यहाँ, अब क्यों 2 क्यों कर रहे हैं? Because now we have 2 molecules, so that's why what we are doing, everything will be doubled. So यहाँ पर जो phosphoric acid है इसके 2 molecules हम यूज़ करते हैं और उनसे phosphate लेकर के इनको देते हैं 3-phosphoglyceraldehyde को, and then it forms 1,3-diphosphoglyceraldehyde. ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो बना है, ये बना कैसे कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ने फॉस्फोरिक एसिड से एक फॉस्फेट लिया और उसको लेकर के उससे बना लिया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इस लेवल तक जो प्रोसेस हुई थी, इसमें अभी तक ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था। इस लेवल के बाद अभी तक जो प्रोसेस हुई थी इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था। अब पहली बार यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। कैसे? अगर ऑक्सीडेशन करना तो क्या कर सकते हैं, या तो हम ऑक्सीजन ऐड करें या हाइड्रोजन को विड्रॉ करें। तो इस सिस्टम से हम हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज जब करते हैं तो उससे NAD जो है ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। दिस टेक्स दिस NAD रिसीव्स हाइड्रोजन फ्रॉम द फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, एंड देन the other chemical, the next chemical which has been formed after process of dehydrogenation by help of the enzyme dehydrogenase. This is the process of oxidation of the substrate. यहाँ पर हमने फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया है, और केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं कि जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड्स बनते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी कि जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो हमको मिला क्या, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना कैसे? ये बना है प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन से, यानी उसका जो हाइड्रोजन था एल्डिहाइड का वो निकल करके चला गया NADH के पास, और जब NADH के पास चला गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो केमिकल था ये एसिड में कन्वर्ट हो गया और हमें केमिकल मिला 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ भी मॉलिक्यूल डबल है, कार्बन का नंबर भी 3 के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, और जो एंजाइम इस प्रोसेस के लिए यूज़ हुआ था डिहाइड्रोजनेशन कराने के लिए, दैट इज़ एंजाइम डिहाइड्रोजनेज। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की वजह से यहाँ पर हमने NAD को कन्वर्ट कर दिया NADH2 में। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये सबस्ट्रेट जो है ये NADH2 चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो हम लोग आगे बात करेंगे। पर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है तो ये प्रोसेस तो डिहाइड्रोजनेशन की होगी, मगर ये जो NADH है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ये वाला इसके आगे की प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नहीं हो सकती, और ऑक्सीजन है ही नहीं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होना है तो यहीं पर रुकी रहेगी प्रोसेस। पर अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो यही सबस्ट्रेट जो चला जाता वो चला जाता कहाँ,
ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता और ATP सिंथेसिस की प्रोसेस होती। नाउ ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसमें से फिर हम पहली बार फॉस्फेट निकालते हैं। पहले अभी तक हमने फॉस्फेट 2 बार ऐड किया था, एक यहाँ पर ऐड किया था, एक यहाँ पर ऐड किया था। नाउ फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू विथड्रॉ द फॉस्फेट फ्रॉम द 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और उसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल ADP के जो थे वो ATP में कन्वर्ट हो गए। ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो जुड़ेगा और ATP के 2 मॉलिक्यूल बन गए। पहले यहाँ एक ही यूज़ हुआ था क्योंकि एक मॉलिक्यूल था, पर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं। वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो उससे जब हमने एक एक फॉस्फेट निकाला दोनों मॉलिक्यूल से, तो 2 ATP सिंथेसाइज हुए एंड दैट प्रोडक्ट फॉर्म्ड लेटर ऑन, दैट इज द 3-phosphoglyceric acid. The product from this process is 3-phosphoglyceric acid. पहले था 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब एक फॉस्फेट निकल गया फर्स्ट पोजीशन वाला, तो थर्ड पोजीशन का बचा, सो दैट्स व्हाई इट इज 3-phosphoglyceric acid. ये 3-phosphoglyceric acid जो है, इसमें फिर एक एंजाइम यूज होता है यहाँ पर म्यूटेज। म्यूटेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देता है, थर्ड पोजीशन हटा के सेकंड पोजीशन पर लगा देता है। So phosphate group is being shifted to the second position and the chemical which has been formed, it is called as 2-phosphoglyceric acid. सब कुछ सेम है, खाली क्या हुआ क्या है, that position of the phosphate is been changed from third position to the second position and the chemical which has been formed is 2-phosphoglyceric acid. Then here we use an enzyme that is called as enolase. This enolase enzyme converts the 2-phosphoglyceric acid in the form of the 2-phosphoenol pyruvic acid. So by help of the enzyme enolase, 2-phosphoenol pyruvic acid is being formed from 2-phosphoglyceric acid. यहाँ पर जो एंजाइम एनोलेज है उसने 2-phosphoglyceric acid को कन्वर्ट कर दिया 2-phosphoenol pyruvic acid में। इसके बाद अभी इनके पास एक फॉस्फेट है, अब वो भी फॉस्फेट हम इनसे वापस ले लेंगे। जो फॉस्फेट यहाँ पर है वो निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर 2 ATP जो हैं वो ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉस्फेट हमको यहाँ से मिल जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ATP में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे चूंकि 2 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 ATP फॉर्म होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में सेकेंड पोजीशन पर लगा हुआ है फॉस्फेट, दूसरे मॉलिक्यूल में भी सेकेंड पोजीशन पर फॉस्फेट लगा है, दोनों फॉस्फेट हमने निकाल लिए। सो दैट्स द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज पायरुविक एसिड। आफ्टर रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट फ्रॉम द फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, 2 ATPs are being formed and end product formed in this process is pyruvic acid, and this pyruvic acid is the end product of process of glycolysis or EMP pathway. The most important thing here is if this is anaerobic respiration, then the ATP obtained in this process are 2 + 2, 4. So 4 ATPs are being formed in this process. Out of those, 2 ATPs are already consumed. So that's why the net gain of the ATPs is only 2 ATP. ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हुई है, इसमें अगर ये अवायु श्वसन है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, तो उस केस में हमको जो ATPs मिलेंगे वो 2 ATP यहाँ मिले और 2 ATP यहाँ मिले, टोटल 4 ATP मिले हैं। उन 4 ATP में से 2 हम पहले उधार लेके खर्चा कर चुके हैं, तो उनका उधार अदा कर देंगे। तो जब वो उधार अदा कर देंगे, उनके नेगेटिव हो गए वो, तो यानी कि जो गेन हमारे पास 4 ATPs थे, 2 माइनस कर दें तो नेट गेन जो है वो कितना हुआ, 2 ATPs का। ATP फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस आर 4, बट नेट गेन ऑफ द ATPs इज ओनली 2. But if it is the aerobic respiration, in that very case, this NAD will go to the ETS system, and when it will go to the ETS system, then 3 ATPs are formed from 1 NAD molecule, and that's why from 2 NAD molecules we'll get 6 ATPs. So in the process of aerobic respiration, from glucose to the pyruvic acid, the total 10 ATPs are being formed, 2 ATPs here, 2 ATPs here, and each NAD is equivalent to the 3 ATPs. So that's why out of 2 NADs we will get 6 ATPs.
तो 6 ATPs plus 4 ATPs, total 10 ATPs. Out of those, 2 are already consumed, and the net gain will be only 8 ATPs. So during aerobic respiration, we get 8 ATPs in the process of glycolysis. Total gain is 10 ATPs, but net gain is 8 ATPs. But if it is anaerobic respiration, then the net gain is only 2 ATPs, total gain is 4 ATPs. तो इस तरीके से ग्लूकोज से लेके पायरुविक एसिड बनने तक इस प्रोसेस में टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में 10 ATPs बनते हैं और 10 ATPs में 2 ऑलरेडी एडवांस में खर्चा हो चुके हैं, तो केवल 8 ATPs का फ़ायदा होता है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ये 6 ATP हमको नहीं मिलते, इस वजह से जो ATPs बनते हैं वो 4 बनते हैं, पर 4 में से 2 एडवांस में खर्चा हो गए तो फ़ायदा केवल 2 ATPs का होता है। तो आज की जो बात हुई वो हुई रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द क्रेब्स साइकिल, दैट विल बी द 4th पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम लोगों ने जो बात की वो इस लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम का 3rd पार्ट था। ये इसमें हमने बात की ग्लाइकोलिसिस की, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल। तो आप इसको ध्यान से समझें, पढ़ें। ये टॉपिक बहुत सिंपल सा होता है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, और समझ के अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर मैं कहूँगा कि इनको जो हमारा ये जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो हमारी चैनल है, इसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करते चलें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार ये कहना अच्छा ही लगता मेरी इतनी सीनियरिटी में आने के बाद कि भाई मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ आपको नॉलेज बढ़ी है, कुछ आप डिफरेंट तरीके से इस बात को सीख पाए हैं, तो आप इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ में। और नेक्स्ट टाइम हम लोग 4th पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द क्रेब्स साइकिल। थैंक यू।